नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज पे। हम लोग जुड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। हम लोग 40 तक देख चुके से क्वेश्चन। हम बात करते हैं महानदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण हुआ। जो महानदी है, महानदी कहाँ पे आपको मिलती है? उड़ीसा में। तो जो पुष्कर झील, डल झील, चिल्का झील और कालीवेली झील। तो बात करते हैं चिल्का झील नदी है। आपको पता होगा चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। महानदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण चिल्का झील का निर्माण हुआ है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें इस प्रकार हैं, जैसे हम बात करते हैं सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। जैवसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में। हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कालीवेली झील कहाँ है? तमिलनाडु में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान में। इस प्रकार के कुछ झीलों के नाम भी दे दिया है, तो आप इन झीलों को भी देख डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? वायु प्रतिबल कारक। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, आपके जो है बेसिक को जानने प्रयास करता है एग्जामिनर यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। कह रहा है कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले। जो महासागरीय धाराएं हैं कैसे प्रभावित होती हैं? वायु प्रतिबल द्वारा, दाब प्रवणता द्वारा, तटीय स्थलाकृत और निचली उच्चावत दाब द्वारा, लवणता द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा, 1 2 3 4 मतलब इन चारों से प्रभावित होता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा यहाँ पे। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर एक निश्चित दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहता है। पहली बार एक डिफिनीशन जान लीजिए। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जैसे वायु प्रतिबल होगा, दाब प्रवणता होगी, तटीय स्थलाकृतियाँ एवं निचला व उच्च दाब होगा। जैसे कहते नहीं है ढाल होता है 1 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक, तो इस प्रकार से सारे इसको क्या कहते हैं? प्रभावित करते हैं। लवणता होगी, मौसमी परिवर्तन भी उस पर प्रभाव डालेगा। पृथ्वी का परिभ्रमण जो है, एक परिक्रमा होती है, एक परिभ्रमण होता है, तो पृथ्वी का परिभ्रमण भी क्या करेगा? उनकी धाराओं में प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि 100 यूनिट और विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्न में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परावर्तन से अधिक होगा। इस प्रकार के बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन बनेंगे। पृथ्वी की सतह पर लगभग 20 यूनिट विकिरण प्राप्त होता है। ना ही, ऐसा नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन नंबर आपके सी सही होंगे। बात करते हैं, यदि यह मान लिया जाए कि 100% सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचती है, तो इस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाली सकल सौरिक ऊर्जा का 35% भाग धूलिकणों द्वारा प्रकीर्णन, 6% बादलों द्वारा, 27%, देखिए सबका अलग अलग है प्रकीर्णन, तथा धरातलीय सतह के परावर्तन द्वारा 2% प्रक्रियाओं द्वारा शून्य से वापस लौटा दिया जाता है, तथा 14% भाग वायुमंडलीय और शोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार 51% भाग धरातलीय सतह द्वारा प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परावर्तन से अधिक नहीं होता है, तथा यह पृथ्वी की सतह पर 51% सौर विकिरण प्राप्त होता है। कथन 1 एवं 2 दोनों नहीं सही। इस प्रकार विकिरण ऑप्शन सी आपका सही। देखिए जिसको वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जब सूर्य के देखिए एक फिगर बना के पढ़ा जाता है, 10% कहाँ गया, 20% कहाँ गया, 35% कहाँ गया, सौर विकिरण के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन उठाया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है। भारत के राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए परिवार नियोजन की बात कर दिया है। भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। यह कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था। 1 एवं बी दोनों सही हैं। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। देखिए परिवार नियोजन बहुत ज़रूरी हो सके, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। दशकों से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बदलाव आया है। वर्तमान में इसे न केवल जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करने, बल्कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और मातृ शिशु व बाल मृत्यु दर की रुग्णता कम करना है। किन राज्यों को सामूहिक रूप से भारत की कपास की टोकरी के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कपास, अब ध्यान लगाइए कपास कहाँ पे होता है। तो हम बात करते हैं, जैसे आपका हो गया
ये महाराष्ट्र का क्षेत्र हो जाएगा, कपास जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। ये आपका गुजरात का क्षेत्र ही है, गुजरात हो जाएगा। इधर आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा और तेलंगाना, ये दोनों भाई भाई हैं जो। तो हम बात करते हैं तो ये 3 जगह आपके जो है कपास यहाँ पे तीनों क्षेत्रों में मिलने की संभावनाएं हैं, चारों क्षेत्रों में। तो वहीं बात करते हैं, इन्हें कपास की टोकरी के रात में जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होता है। हम बात कर लेते हैं कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किस प्रकार की फसल है कपास। कपास के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री से 30 डिग्री के बीच औसत तापमान होना चाहिए। 50 डिग्री से 75 सेंटीमीटर वर्षा भी कभी कभी पूछ लेता है। और मिट्टी कैसे होनी चाहिए, गहरी काली एवं दोमट मिट्टी प्रयुक्त होती है। देश में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जो हैं गुजरात, सौराष्ट्र, दक्कन का पठार, काली मिट्टी क्षेत्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश एवं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कपास के 3 शीर्षक उपराज्य आप देख ही रहे हैं। एक उर्वरक उद्योग के लिए बुनियादी कच्चे माल डॉट हैं, सल्फर, रॉक फास्फेट। तो कौन से हैं? 1 एवं 2 हैं, सल्फर और रॉक फास्फेट दोनों हैं। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत सन 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई। उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में सल्फर, रॉक फास्फेट, नेप्था, गंधक तथा जिप्सम आदि का प्रयोग किया जाता है। फास्फेट उर्वरक बनाने के लिए लगभग 90% फास्फेट की आपूर्ति सिंहभूम, विशाखापत्तनम, झमार, कोटरा, राजस्थान से होता है। सल्फर राजस्थान एवं झारखंड राज्यों से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल, रोपड़ का मतलब लगाना, नारियल, रबर, चाय। तो ये तीनों जो हैं रोपड़, नारियल भी रोपा जाएगा जैसे पौधा लगाया जाए जिसका, रबर भी और चाय भी। बगाती रोपण किस नई तकनीकों एवं मशीनों का इस्तेमाल करते हुए वाणिज्यिक आधार पर उगाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसलों की एकल कृषि, जिसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोपीय भूस्वामियों द्वारा की गई। इसके अंतर्गत नारियल, रबर, चाय, कहवा तथा मसालों आदि को शामिल किया जाता है। तापी नदी, देखिए कह रहा तापी नदी निकलती है कहाँ से? तापी नदी सतपुड़ा हिल से निकलती है। ताप्ती नदी या तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास से निकलती है, जो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है। यह लगभग 724 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में खंभात की खाड़ी से कैम्बे की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। 65,000 कह रहे हैं क्षेत्रफल में बहती है, कि क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जिक्र कर रहे हैं, में बहती है। इसमें लगभग 79% भाग महाराष्ट्र में स्थित है तथा 15% मध्य प्रदेश, 6% गुजरात, मतलब 3 राज्यों से होकर बहती है। नदी, सहायक नदी का निम्न में से कौन सा? देखिए नदी का क्वेश्चन पकड़ रहा है तो नदी का ही क्वेश्चन करा रहा है। सिंध, झेलम, यमुना, गोमती, कृष्णा, पेनगंगा। ये कह रहा है किसकी सहायक नदियां हैं। तो हम बात करते हैं ए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। केवल एक जो है सिंध जो है झेलम की सहायक नदी है, बाकी ये कृष्णा पेनगंगा की नहीं है, यमुना गोमती की नहीं है। गोमती तो जो है गंगा की सहायक नदी है। तो बात करते हैं झेलम, जो सिंध की प्रमुख सहायक नदी है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरपद में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्रवाह, प्रणहिता, गोदावरी नदी की सहायिकाएँ हैं। जबकि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों से कोयना आ जाएगा, तुंगभद्रा आ जाएगा, भीमा आ जाएगा, मूसी, मुनेरू, ये सारी आ जाएंगी। 2019 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा डॉट हो सकती है, कैसी हो सकती है? ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक दोनों। देखिए ये ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है और पार्श्विक भी हो सकती है। हम बात करते हैं किस वर्ष के बाद भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंच गया? किस वर्ष के बाद? तो ये 1920 के बाद। बात करते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में W.S. थॉम्सन ने किया तथा वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय फ्रैंक W. नोटेस्टीन को है, जिन्हें जननांकी का जनक कहा जाता है। 1901 से 1920 के दौरान भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंचा था, जैसा कि जननांकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में होता है। 1920 के बाद 1920 से 51 के दौरान देश में मृत्यु दर में धीरे धीरे गिरावट हुई, परंतु जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई।
जहां जनसंख्या वृद्धि 1891 से 1920 में 15 मिलियन थी, वहीं 1920 से 51 के दौरान बढ़कर 110 मिलियन हो गई। इस प्रकार भारत जननांकी संक्रमण की दूसरी अवस्था में प्रवेश किया। अतः वर्ष 1951 से 1981 के दौरान देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई। इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था माना जा गया। 1981 से 2011 के दौरान जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ वृद्धि में गिरावट की देखी गई। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत को जननांकी संक्रमण की चौथी अवस्था में 2045 तक पहुंचाने की संभावना व्यक्त की। बात करते हैं निम्न में से किस वन में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? सदाबहार वन में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। सदाबहार वन में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाग शामिल हैं। ISFR 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। अतः हम विकल्प बी सही है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को डाट के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो किसके? जन्म दर एवं मृत्यु दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की एक भुजा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो श्रीनगर और कोलकाता नहीं है स्वर्णिम चतुर्भुज में। श्रीनगर कोलकाता स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की एक भुजा नहीं है, किंतु दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की भुजा है, तब विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी निचली गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीन श्रृंखला है? तो पंचेत श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला? पंचेत। हम बात करते हैं पंचेत श्रृंखला निचली गोंडवाना प्रणाली की सबसे नवीन श्रृंखला है। इसका नामकरण रानीगंज के दक्षिण स्थित पहाड़ी के नाम पर किया जाता है। निचली गोंडवाना में पंचेत, दामुदा तथा तालचेर उपक्रम पाया जाता है एवं ऊपरी गोंडवाना में उमिया, जबलपुर, राजमहल तथा महादेवक्रम उपक्रम पाया जाता है। ऐतिहासिक भूकंपीय और मजबूत जमीनी गतिविधियों के आधार पर भारत को डाट छह जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो उसको कितने क्षेत्रों में? 4 जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया। बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है DSSB में। थोड़ा इसकी व्याख्या देख लो ढंग से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने निम्नलिखित 5 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया था, किंतु भूकंपीय क्षेत्राधिकरण मानचित्र के अद्यतन संस्करण के अनुसार भूकंप जोन को जो है जोन 1, जोन 2 में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। 1 और 2 को 1 में समाहित कर दिया गया है, जो 2 का निर्धारण किया गया है। अब इस प्रकार अब देश में 4 भूकंपीय क्षेत्र में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक लंबी अवधि का खतरा है? भूस्खलन, सूखा, अवधाव, टॉर्नेडो। तो सूखा है, लंबी अवधि का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो सबसे बड़ा डाक नेटवर्क इंडोनेशिया में है। और 150 से अधिक वर्षों से कार्यरत भारतीय डाक विभाग संचार की रीढ़ रहा है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1,56,600 डाकघरों के साथ इस विभाग के पास दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क हैं। भारतीय डाक का कार्य लोगों की छोटी बचत योजनाओं का जमा स्वीकार करना है। डाक जीवन बीमा, बिल संग्रह, बिक्री, मनरेगा मजदूरी वितरण और वृद्धा पेंशन भुगतान इत्यादि। यह नागरिकों के लिए अन्य सेवाओं के निर्वहन में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। निम्न में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां गेहूं की खेती के लिए आवश्यक हैं? पकने के समय खुली धूप की आवश्यकता होती है। शुष्क परिस्थितियों में गेहूं के लिए अच्छी जल निकासी वाली भारी मृदा उपयुक्त होती है। तो इसमें बात करते हैं 1 एवं 2 दोनों सही हैं। यहाँ से भी देख लीजिएगा। गेहूं की कृषि विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं में की जाती है। यह एक ऐसी फसल है, शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। इसमें के लिए सामान्यतः 10 से 12 डिग्री या 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। बोते समय 15 डिग्री और पकते समय 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होने की आवश्यकता है। अर्थात गेहूं के पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। शुष्क परिस्थितियों में गेहूं के लिए अच्छी जल निकासी वाली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक समुच्चय बैंकिंग क्षेत्र की संपूर्ण बैलेंस शीट को दर्शाता है? तो M3 दर्शाता है। बात करते हैं रिजर्व बैंक द्वारा। इस प्रकार क्वेश्चन भी बहुत पूछा है DSSB। रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 1997 में YB रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कमेटी मुद्रा पूर्व विश्लेषण एवं संकलन ने रिपोर्ट 1998 में पेश किया, जिसमें 4 प्रकार के मौद्रिक समुच्चयों का संकलन M1, M2, M3 किया। M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। M3 वह मौद्रिक
समुच्चयों को बैंकिंग क्षेत्र के संपूर्ण बैलेंस शीट को दर्शाता है। यह मौद्रिक नीति के संचालन की सबसे व्यापक व्यवहारिक धारणा है। मौद्रिकवादी अर्थशास्त्री M3 को ही मुद्रा की पूर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। M3 = M2 प्लस निवासियों के दीर्घकालीन जमा प्लस वित्तीय संस्थाओं से आवधिक वित्तीयन। मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो है कुछ तथ्य थे जिसको आपके सामने लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से कल हम लोग जुड़ेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मित्रों।